अस्सलाम वालेकुम। जी बी पार्ट स्टार्ट करते हैं जी अपनी लास्ट नॉर्मल क्लास का। देखें कब कहाँ तक जाता है। ए बी सी डी एफ जी एच पूरी ABC होती है या नहीं होती, देखते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से ट्राई कर लेना चाहिए आपको। इस पे बहुत ज़्यादा हमने बहस कर ली थी, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसमें जो मसला हो वो मसला अब कल की क्लास में मौका है, आप वो स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लीजिएगा। इस पॉइंट की फ़लाँ चीज़ के अंदर हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसूल यही लगाना है, जहाँ कहीं फंस जाओ, एक आधे में जाके फंसोगे, उसके अंदर सिर्फ ये कर लेना। शायद जैसे वो आखिरी पॉइंट में उन्होंने कहा है कि फ़िक्स एसेट हमने गेन पे बेचा है, तो उसकी शायद समझ ना आ रही हो, बल्कि वो मैं आपको बता ही देता हूँ। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन, अगर ये काम किया है तो ये पांचवी रेशो के अंदर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ये कर लेना है। देखें, नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की रेशो ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें ऊपर PBIT पड़ा है और नीचे नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट वो कह रहे हैं गेन पे बिका है, ठीक है। तो ऐसे ही अज्यूम कर लें, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ले रहा हूँ कि हमने 30 रुपये रिसीव किए और जो एसेट था वो 25 रुपये, बुक वैल्यू मैंने लिख दी, 25 रुपये का वो एसेट बिका था, ठीक है। नज़र आ रहा है ये सबको, ग्रीन वाला कलर। हमने कैश रिसीव किया 30 रुपये का और जो एसेट बिका है उसकी बुक वैल्यू थी लेट्स से 25 रुपये, तो फिर 5 का क्या आ गया, गेन। ऐसे कोई भी डाटा ले सकते थे, मैंने ये डाटा ज्यूम कर लिया मिसाल के तौर पे। अब नॉन करंट एसेट्स में से क्या क्रेडिट हो रहा है, बोलो। नॉन करंट एसेट्स वही PPE में से क्या क्रेडिट हो रहा है, 25। बोलो 25 क्या हो गया है, जाग ही रहे हो ना, ये ब्रेक में सो के तो नहीं आ गए जी भाई। PPE को क्रेडिट हो रहा है 25, मतलब एक एसेट 25 का चला गया, उसके अगेंस्ट कैश आया और गेन 5 का बना। अब अगर हम अपनी इस नॉन करंट एसेट वाली, रिटर्न नॉन करंट एसेट वाली रेशो को देखें तो इसमें न्यूमरेटर के अंदर +5 होना है, ऐसा ही है, +5 होगा, और डिनोमिनेटर में -25। कोई भी डाटा ले सकते थे ना आप, कुछ भी ले लें भाई, कुछ भी ले लें आप, ठीक है। अगर आपने गेन शो करना है तो कोई अमाउंट तो यहां से भी निकालेंगे और फिर कुछ ना कुछ गेन आ रहा होता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी चेंज आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन अगेन ये बराबर नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आप देखो ज्यादा चेंज किस तरफ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो रेशो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा। इसका आंसर चेक कर लो, जाके चेक कर लो इस एक का आंसर। ये कौन से वाले का है, ये 5th का E पार्ट था, 5th का E पार्ट। इसका आंसर मैंने क्या बोला, लिख ही देता हूं, ठीक है बेटा। बेटा वो क्या गलती है बताओ, इस पॉइंट का वो पॉइंट बताओ ना। देखो मैंने 2 तो कर दिए हैं, बस सही है, उसको छोड़ दें, वो पुराने हिसाब से होगा, छोड़ दें। नो इफेक्ट लिखा हुआ है नहीं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में सारा सवाल कर लेते हैं फिर फटाफट। चलें, अब ये सवाल बात तो पूरी शुरू हो ही गई है। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट अ गेन ऑफ, अब वो 5 एग्जांपल में आ गया ना। अब चलो ये तो कर लें, ठीक है। हाँ भाई, 5 रुपए का गेन आया है। GP रेशो के अंदर GP ओवर सेल होती है, ना सेल ना GP, इसमें तो किसी चीज को इफेक्ट नहीं डाला, नो इफेक्ट। नेट प्रॉफिट में तो गेन ऐड होता है ना, लेकिन सेल में कुछ नहीं बढ़ा। अब नेट प्रॉफिट ओवर सेल है तो नेट प्रॉफिट में न्यूमरेटर बढ़ गया तो रेशो भी बढ़ गई। करंट रेशो, करंट एसेट्स में कैश आया होगा, करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ होना, क्या ख्याल है आपको जी। हमने तो उधार पे बेचा है फिक्स एसेट को, तो फिर डेटर बढ़ गया होगा, रिसीवेबल बढ़ गया होगा, करंट एसेट बढ़ा है, ठीक है। और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट कम हुआ है, 5 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, हो गया ऐसे। अब करंट एसेट बढ़ रहे हैं लेकिन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, तो फर्क कहां पड़ रहा है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है,
तो फिर रेशो भी, जगह कम नहीं होगी थोड़ी सी? चलो गुजारा करते हैं। ये समझ आ रही है? थोड़ी जगह बना ली हमने। अच्छा जी, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक। हाँ, फिक्स एसेट ने कम होना है और दूसरी तरफ गेन ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, जो जीपी के बाद आना है। तो ना कॉस्ट ऑफ सेल को इम्पैक्ट दे रहा था ये, ना स्टॉक को इम्पैक्ट दे रहा था ये वाला जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है? और नो इफेक्ट। ये सवाल पूरा ही कर लेते हैं ताकि यही सोल्यूशन फाइनल हो जाए फिर, ठीक है? उसके बाद जी रिटर्न ऑन हो गया। क्विक रेशो, क्विक रेशो वही काम। करंट रेशो क्यों बढ़ी है? करंट एसेट बढ़ गए थे और करंट एसेट में स्टॉक का तो इंपैक्ट था ही नहीं, इसमें है ही क्या? या कैश या डेटर, तो क्विक रेशो भी बढ़ जानी है, सीधी सी बात है। इंक्रीज, ठीक हो गया जी? चलें चलें, अब जल्दी करें, अब 2 पॉइंट्स रह गए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप पहले पॉइंट 3 देखें, क्योंकि पॉइंट 3 बिल्कुल वैसा है जैसा ऊपर वाला पॉइंट 1 था। पॉइंट 1 के अंदर था हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, पॉइंट 2 में हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। पॉइंट मैंने वो भी समझा दिया हुआ है, ठीक है? तो पॉइंट 3 के अंदर बस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय सेल को डेबिट करना है, ठीक है? सिर्फ ये भाई फर्क है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना? वहां पे पुराने वाले हिसाब से सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन अब इस दफ़ा आई कैप ने जो चेंज किया है इस बात को, तो फिर हमने भी इसको पढ़ना अब चेंज कर दिया है, इस दफ़ा से जो चेंज आई कैप ने कर दी है, ठीक है ना? जी, रिकवर किया डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। ये वाला काम, सेल डेबिट होनी है, ठीक है? 10%, यही अज्यूम कर लो 10% 10 रुपए बनता था। आपको कहिए 200 का 10% बनता, छोड़ो यार, अब क्या ले लो, फिर 100 ले लो और 10 लिख लो। मैं तो कह रहा हूं एक एंट्री हुई पड़ी है, बस ठीक है, एक फिगर ही चाहिए ना हमें। अब सबसे पहली रेशो कौन सी है जी? जीपी रेशो। जी, जीपी रेशो में सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं हिल रही, ठीक है? तो चेक करो ना, चेक करो, जीपी ओवर सेल है, सेल को डेबिट कर रहे हो यानी सेल को कम कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कम नहीं हो जाएगी? डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। पॉइंट कौन सा है? 3 है 4 है? हाँ 3, तो क्या हो गया जी? इंक्रीज। क्या बेटा? सेल्स ही को तो कम किया, और किसको कम किया? यार देखो कम कर लेते हैं, एक और इफेक्ट भी था ना, ठीक है? कमी किस तरफ जा रही है? सही कह रहा है, इंपैक्ट ले लो, हो सकता है आंसर गलत हो जाए। कितनी एग्जांपल ली है हमने? सेल कितने से बढ़ी है और सेल कितने से कम हुई है? 10 से, तो 490 हो गया। अगर सेल 490 हो जाए, यहां पर मिटा लेते ना इस जगह पे। यार कितनी देर लगाओगे? दूसरे वाला लेते हैं, रबर दूसरा लेते हैं, कुछ और ही ना उड़ा दे ये। अच्छा, थोड़ा सा उसने खतरा लाहक हो गया था। अच्छा जी हाँ भाई, सेल 490 पे आ गई हमारी एग्जांपल के मुताबिक। कॉस्ट ऑफ सेल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 290 से कॉस्ट ऑफ सेल वो उतनी की उतनी आ गई, तो 200 हो गया। जीपी रेशियो निकालो। देखो दोनों चीजें तो चेंज हो नहीं रही थी सेम तरफ के, जीपी हिले ना, जीपी तो हिल रहा था क्योंकि सेल कम हो रही थी। अब न्यूमरेटर में फिगर कम पड़ी है, डिनोमिनेटर में फिगर ज्यादा पड़ी है, सेम अमाउंट से दोनों तरफ कमी आ रही है। देखना ये पड़ेगा सेम अमाउंट से सेल कितने से कम हुई? 10 से, और जीपी भी एग्जैक्ट कितने से कम हुआ? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का तो कोई असर नहीं था। अब 10 रुपए न्यूमरेटर में भी और 10 रुपए डिनोमिनेटर में भी। अब कम वाली साइड कौन सी है? तो फिर हमें छुपा लेना चाहिए था इधर हाथ, 500 को छुपा लिया हमने सिंपल, ठीक है। अब 10 रुपए से न्यूमरेटर बड़ा है तो रेशो को भी बढ़ना चाहिए था। अच्छा जरा बता दो, वैसे
भाई देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट, कम हो रही है, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है, मैं बढ़ा हुआ समझ रहा था जी। सुने, सेल 10 से कम हुई, जीपी भी 10 से कम हो, कोई बात नहीं, उसूल ही बदलना है ना, ठीक है। अब लोअर साइड 210 है, इसको छुपा लो। अब 210 से न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो भी कम होनी चाहिए थी, ठीक है, वो गलत लिखवाया। अब यहां पे आजमा लिया हमने, इसको आजमा ले, जीपी ओवर सेल। जी बोलो, पहले कितना था 42, तो डिक्रीज, क्या मानना पड़ेगा, जी बोले नेक्स्ट। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन में नेट प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं हुआ? जब जीपी 10 से कम हुआ है तो नेट प्रॉफिट भी 10 से कम हो गया और सेल भी 10 से कम हुई, वही डायरेक्ट इंपैक्ट, वही सेम इंपैक्ट पढ़ना है। नेक्स्ट, करंट रेशो, डेटर से पैसे आए हैं, लेकिन यह देखना है कि कितनी अमाउंट से आए हैं। हमने 200 रुपया रिसीव करना था, रिसीव कितना किया 190, तो हमारे करंट एसेट्स 200 से कम हुए और 190 से बढ़े, तो नेट में 10 से कम ही हो गए ना पहले से, तो ठीक है। अब करंट एसेट्स 10 से कम हो गए, करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो भी, आजमा लो, वैसे चेक कर लो, ये तो फिर गलती होगी, डिक्रीज है। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होती है। अब देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो देखो, सेल हिली है और जीपी हिला है, कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर नहीं आया इसका, ना कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर आया है, ना स्टॉक पे कोई असर आया है, तो इसका मतलब ये समझ आया। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी है, हाँ पीबीआईटी, सेल 10 से कम हुई थी तो नेट प्रॉफिट भी 10 से कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया तो रेशो भी बड़ा डिक्रीज 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 ही आ गया, पता नहीं अल्लाह करे अगला ना हो डिक्रीज। क्विक रेशो करंट रेशो एक जैसी ही है, ठीक है, तो डेटर और कैश दोनों ही क्विक है ना, इन्वेंट्री का तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो वही 10 वाला उसूल यहां भी लग गया, ओ यार सभी डिक्रीज। पॉइंट नंबर 4, ऑफर अच्छा, ये वाली बातें समझ उसी को आनी थी जिसने रेशो का टॉपिक पूरा पढ़ा होता ना, वर्किंग कैपिटल के अंदर सारी डिस्कशन हुई थी ना, ठीक है। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, ऑफर कर रहे हैं, निगोशिएट नहीं कर रहे, मतलब हम दे रहे हैं 90 दिन का क्रेडिट सेल के लिए, उधार पे सेल करने के लिए 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब क्या है, अगर सेल बढ़ती है ना तो एग्जैक्ट उसी परसेंटेज से कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ती है, तो जीपी रेशो पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेक कर लो, चेक करते हैं मिसाल के तौर पे, कोई जी यार इसको थोड़ा सा इधर ना ले जाएं, जिधर मर्जी ले जाएं, साडा की है, तुसी मेरे ख्याल सिर्फ रेशो ही करनी है, आज कर लेते ट्राई आज, वैसे इसको चलो रह क्या गया। अच्छा जी भाई, सेम मार्जिन का मतलब ये है कि आप किसी अमाउंट से सेल बढ़ाएं जी, आपने ये जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया ना ज्यादा, इससे एक तो डेटर्स ने बढ़ जाना है, वो करंट रेशो में जाके देखेंगे, वो कहता है जी उसकी वजह से ना सेल बढ़ गई है लेकिन हमने प्रॉफिट परसेंटेज वही रखी है। कोई अमाउंट बताएं जी सेल बढ़ने की, 90 100 90 कर लेना, 100 क्या, बिल्कुल 90। अब 90 सेल्स हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वही होगी जो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। आप जीपी पहले निकालना चाहो जीपी पहले निकाल लो, मैं तो कहता हूं कि जैसे इस सेल में 90 ऐड हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में भी यही ऐड करो। अब मेरे पास नहीं थी फिलहाल कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशो, तो चेक कर लो, निकाल लो, वैसे डायरेक्ट भी निकलता है। अगर जीपी 42 है
100 में से 42 निकालो तो कितना बचता है? 58। वो 58 फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। 100 की सेल में से 58 कॉस्ट ऑफ सेल है, तभी तो 42। नहीं समझ आई ये बात? कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो 58% है कि नहीं है? नहीं समझ आ रही तो निकाल लो। पहले जो सेल है और कॉस्ट ऑफ सेल है 290 बटा 500 करो, सारे करो 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 290 बटा 500, 58%। क्या मतलब? 100 रुपए की सेल करें तो 58 उसमें कॉस्ट ऑफ सेल होती है, तभी तो 42 उसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहां से ही पता लग रहा था ग्रॉस प्रॉफिट अगर 42 है तो इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 42 जीपी है तो फिर 58 कॉस्ट ऑफ सेल। अब मतलब ये हुआ कि 90 की अगर सेल हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? 58। तो लो 90 का 52 बनता है। ये 52 कैसे आया जी? 90 का 58%। कैसे? जैसे ये 290 500 का 58% है ना, वैसे ही ये 52 90 का, क्योंकि उसने कहा था सेम मार्जिन से ही बढ़ना है। सेल बढ़ी है तो जितने की नई चीजें बेची हैं प्रॉफिट मार्जिन सेम ही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़नी थी। ठीक है, अच्छा जी। अब 590 हो गई टोटल सेल और कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कितनी हो गई? 342 माइनस करो इसको, जीपी बताओ। 248। जरा परसेंटेज चेक करो 248 की, बदल ही नहीं सकती है, दोनों तरफ सेम परसेंटेज कितनी है देखो ना, यहां पर सेम ही तो परसेंटेज हमने बढ़ाई है, प्रोपोर्शन ही सेम रखा है, तो जीपी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह है एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। सेल बड़ी है लेकिन एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमारी बदली नहीं है। ठीक है ना, पहले भी हम 42% प्रॉफिट कमाते थे ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब भी 42% ही है, इसलिए जीपी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब जीपी के अंदर होता क्या है? जीपी और सेल, अब आप कहोगे कि जी अमाउंट तो सेम नहीं थी, भाई माना अमाउंट सेम नहीं थी, ठीक है, लेकिन परसेंटेज तो सेम थी ना, सेम मार्जिन, रेशियो सेम रखी, प्रोपोर्शन सेम से ही बढ़ना था। तो जब सेम प्रोपोर्शन से ही बढ़ना था तो फिर इसीलिए तो उसकी रेशियो के अंदर कोई चेंज नहीं आई। अमाउंट सेम होती तो फिर तो चेंज आ जाती रेशियो के अंदर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। ठीक है, एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। तो भाई फिर पहला काम, पहली रेशियो के अंदर क्या असर पड़ा? नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट तो वैसे ही रहे 248 में से 248 में से 110, ये नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा, तो यही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती थी भाई। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, दुकान वही इस्तेमाल हुई जिसका किराया इसमें पड़ा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, स्टाफ वही इस्तेमाल हुआ जिसकी सेलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज उनकी इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी हुई है। तो इसी को कहते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए, जीपी तो नहीं आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही यूज हो गया, आपने अपने उसको क्या कहते हैं ऑपरेशन लेवल को बढ़ा दिया, तो उस वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुआ। हो ही नहीं सकता था कि जीपी सेम हो, नेट प्रॉफिट सेम हो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई इंक्रीज उसने नहीं बताया हुआ। तो जीपी बढ़ा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम रहे हैं, इन क्वांटिटी में तो बढ़ गया ना, आप चेक कर लो 130। अब 138 को 590 से करके चेक करो, डिवाइड 23 बढ़ गया ना। ठीक है, तो ये इकोनॉमी, ये सबसे टेक्निकल थी वैसे रेशो। ठीक है ना, इसको देखना। बहरहाल इंक्रीज आप लिख सकते हो, इंक्रीज के आगे छोटा सा ब्रैकेट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने समझने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की समझ आई है? रेड वाली भाई, तो रेड और ब्लैक वाले यार ये 52 90 रुपए की चीजें बेची हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी? 52। अब कहोगे ये कॉस्ट कैसे निकाली है? ठीक है, तो मैंने कहा जी अगर 500 में 290 की कॉस्ट, 290 कॉस्ट ऑफ सेल ना 500 गुड्स की, और 500 चीजें बेचें तो फिर 290 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ती है, ये 58% है। तो 90 रुपए की चीजें बेचें तो इसका भी 58% कॉस्ट ऑफ सेल है ना, मार्जिन सेम है, तो वो इस तरह से निकाला था। 52 पर देखो तो 90 × 58%। चाहिए? चलो, हाँ जी, इंक्रीज हो गया, ये बड़ा जबरदस्त था। एक पे नो इफेक्ट, दूसरे पे
इंक्रीज। तीसरी कौन सी बला है? करंट रेशो। यार डेटर्स को टाइम ज्यादा दोगे तो डेटर्स कम हो जाएंगे ना, डेटर बढ़ेंगे। उधार पे चीजें बेचे जा रहे हो तो डेटर ही बढ़ने हैं। वो बैड डेट तो बाद में उसने इंटरप्रिटेशन ही मांगी हुई। फिलहाल मसला ये कि करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। ये स्टेप उठाने से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? इंक्रीज। डिनोमिनेटर में इंक्रीज कोई नहीं है तो फिर रेशो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर। हाँ जी, सोच लो। सेल बढ़ी है, वो तो इस रेशो में यूज नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, हाँ यूज होती है। चलो अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ गई, दूसरी तरफ से स्टॉक, ये चीजें बिकेंगी तो स्टॉक में से निकलेंगी या पड़ी रहेंगी? अच्छा, अब स्टॉक टर्नओवर है तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय स्टॉक है। स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, तो भी तो और सुकून हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो फिर ये रेशो भी बढ़ जाएगी। और स्टॉक टर्नओवर वैसे भी यही कहते थे ना, चीजें बिकनी ज्यादा बार बिकी हैं तो उधार पे चीजें बेची, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ी है तो स्टॉक टर्नओवर बढ़ा ही है ना। बहरहाल छोड़ो इस बात को अपने असूल से। क्या जी? इंक्रीज। बड़ी गल है जी, नो इफेक्ट के बाद इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, एसेट पे, फिक्स एसेट पे कोई असर पड़ा नहीं तो ऊपर न्यूमरेटर बढ़ गया, इंक्रीज। और इंक्रीज पीबीआईटी ओवर एसेट्स है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। थोड़ी देर पहले देखो इंक्रीज होना है, नेट प्रॉफिट रेशो में क्या होना है? इंक्रीज। नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो फिर रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ गया। लास्ट है क्विक रेशियो। इन्वेंट्री कम हो रही है, उससे भी बड़ी बात दूसरी तरफ डेटर बढ़ रहा है तो क्विक एसेट तो और बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीज। चलें जी, ये इस तरह से अब आप पिच कर विच कर ले लें, ये सोल्यूशन है। बुक वाले सोल्यूशन को अब इग्नोर कर दीजिएगा। ये ज़रा अब रीसेंट जो ICAP ने इस दफ़ा किताब के अंदर FAR2 और FAR1 के अंदर जो ट्रीटमेंट किया यही है, और फिर ज़िंदगी में बाइंदा यही किया करेंगे हम लोग। IFRS 15 अब यही कहता है, सेल्स को नेट करने की बात करता है, परचेज वाली बात फिर अब हम खुद ही कहते हैं। किताब में ICAP ने FAR2 की डाल दिया, इसको भी IFRS 15 में नहीं है वैसे, बाय द वे, परचेज को नेट करना। बेटा अभी इधर लिखा हुआ है, ये कुछ मेरे जिम्मे छोड़ दो, जो टॉपिक हो जाएगा ना उसके बारे में पूछूंगा, अब इसमें कुछ रहता तो नहीं, ठीक है। हाँ जी, यहां तक को मसला, मुझे नहीं लगता आप कुछ और पढ़ने लगे आज। चलें जी आगे, पिक्चर लेनी है जल्दी ले लें अगर किसी लेनी है जी। इंक्रीज इंक्रीज, यार वो ना आप ऐसा करना, ICAP की वेबसाइट से ना डाउनलोड कर लेना मार्किंग स्कीम, उसके ऊपर आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। पता होना चाहिए ना आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा जी, पास पेपर 7B और पास पेपर 11 हो गए हैं। चलो, ये कुछ MCQs हैं, अब ये आपके लिए कोई माने नहीं रखते, इनको जल्दी से देखते हैं बस 5 मिनट में, उसके बाद फिर आप MCQ नंबर 2 पे आए। एक बस इसमें टेक्निकल चीज समझानी थी, इसलिए MCQ 2 करूँ। सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज, ये कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है, बाकी रेशो वेशो अब आपको कोई मार नहीं देगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है जी? नेट करंट। जरा 1 मिनट दीजिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये देखें जी, एक बैलेंस शीट है आपके सामने, कंपनी ए के करंट एसेट्स हैं 150 और कंपनी ए के करंट लायबिलिटीज हैं 120।
इनके ज्यादा एसेट्स हैं, ज्यादा लाइबिलिटीज हैं? तो अगर वर्किंग कैपिटल जो निकालते हैं, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज जो करते हैं, अगर इनको नेट करें, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को नेट करें, तो नेट में एसेट बचेंगे। तो कंपनी ए का करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटी करें तो नेट करंट एसेट भी निकल सकता था, नेट करंट लाइबिलिटी भी निकल सकता था। अगर पॉजिटिव आए तो नेट में करंट एसेट्स हैं, अगर नेगेटिव आए, ध्यान से देखो मंसूर इधर, अगर नेट करें और नेगेटिव आए तो नेट में करंट लाइबिलिटीज। अब हमारी कंपनी ये क्या है, 150 करंट एसेट्स हैं, 120 करंट लाइबिलिटीज हैं, तो 150 माइनस 120 करते हैं तो पॉजिटिव 30 आता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव 30 है तो उसका मतलब क्या है, एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से ना। ठीक है, तो नेट में फिर इनके पास क्या पड़े हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, कंपनी बी करंट एसेट्स 200 हैं, करंट लाइबिलिटी 230, यहीं से नजर आ गया अब हमें। नेट में इनके पास क्या है, ठीक है, नेट करंट लाइबिलिटीज हैं, चेक कर लिया, फिर भी अब सीखना था। तो करंट एसेट्स मैंने करंट लाइबिलिटी किया तो दोनों आ सकते थे, लेकिन जब आंसर माइनस में आया तो हम क्या कहेंगे, कंपनी बी हैज नेट करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब रेशो के टॉपिक में कहीं पे नेट करंट लाइबिलिटीज या नेट करंट एसेट यूज कर दे तो समझ आ जाएगी। पॉजिटिव है कहे तो मतलब समझ जाना कि इसके करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लाइबिलिटी, और नेगेटिव कह दे तो करंट लाइबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वो यूं भी कह सकता है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, तो समझ जाना वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब एमसीक्यू ये था, नेट करंट लाइबिलिटीज हैं, मतलब जहन में पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। अब तो इतने रूल्स पढ़ गया, इतनी प्रैक्टिस की हमने एपी वैक वाले सवाल में, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली जरा। नेट करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, यानी डिनोमिनेटर ऑलरेडी ज्यादा है। वो कहता है ही हैज डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स अकाउंट पेबल्स यूजिंग सरप्लस कैश। अब सेम अमाउंट है, कोई डिस्काउंट तो नहीं है ना। वो कह रहे कैश पड़ा था, क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, तो करंट एसेट कम हुआ, करंट लायबिलिटी बढ़ गई सेम अमाउंट से। अब न्यूमिरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ऐसा ही है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ये डायरेक्ट, वरना तो वर्किंग हुई पड़ी अभी आगे, ये वर्किंग मैंने की हुई है, अभी रात को बैठे कर ली थी, वो समझा देता हूं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, रूल जो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, करंट एसेट न्यूमिनेटर में कम है, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में ज्यादा है, सेम अमाउंट से दोनों तरफ से चीजें माइनस हो रही हैं, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, उसको छुपा दो। अब न्यूमिनेटर पे आ जाओ, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, डिक्रीज, न्यूमिनेटर कम होगा तो रेशो भी कम हो जाएगी, न्यूमिनेटर कम होगा तो रेशो भी कम हो जाएगी। इसका आंसर है ए। चेक कर लो पहले आंसर जाके, उसके बाद फिर प्रूफ भी करते हैं इसको। इतना सा टाइम लगा बस अब इस एमसीक्यू करने में, ठीक है। चेक करो आंसर, डन है। अच्छा अभी तक देखो, अगर ये वाला असूल हमने ना पढ़ा होता तो ऐसे हमें डाटा अज्यूम करना पड़ता। पहले तो करंट एसेट, ये नेट करंट एसेट, नेट करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, वो आता होता, फिर इस तरह से डाटा अज्यूम करते। नेट करंट लायबिलिटी का मतलब है कि कुछ भी फिगर अज्यूम करते, यहां पे कोई 300 हो सकता था, यहां 150 हो सकता था, मतलब ज्यादा शो करना ना, नेट करंट लायबिलिटी है तो ज्यादा लायबिलिटीज होनी है, कोई भी फिगर अज्यूम करो, अज्यूम की है फिगर, तो करंट रेशो क्या आ रही थी 0.74। अब कहता है जी करंट एसेट्स में से कैश में से पैसे यूज करके लायबिलिटी पे ऑफ की है, तो 100 इधर से माइनस हुआ, इधर से भी हुआ, ये 100 रह गया, ये 170 रह गया, रेशियो 0.58 आ गई, यानी डिक्रीज। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े हमें सिर्फ उतना सा काम करने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये एक ही एमसीक्यू है जो इस तरह से किया हमने, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर फंस जाओ कभी तो ये तो है ही सही तरीका। 1-2 नंबर का एमसीक्यू आए तो कितना वो टाइम लगा सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट, ठीक है बेटा, हो रही है। देखो असल मसला क्या था, न्यूमिनेटर कम है या डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर। अब सेम अमाउंट से दोनों तरफ माइनस हो रही है फिगर, तो मैंने कहा था फिर बड़ी वाली फिगर को छुपा लो, सिर्फ इसको देखो, न्यूमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो भी कम होगा, सुन लगा, ओके सही है। चलें आगे, ये इसकी तस्वीर ले ली थी ना, ले लें जल्दी से।
ये नेट करंट एसेट्स या नेट करंट लायबिलिटी से क्या मतलब है? जल्दी कर दे, रेशो की जान छोड़ दे। कुछ और नहीं करना आप लोगों ने? मनु नहीं लगता सर कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड में अदर इनकम को कैसे डील करेंगे? अच्छा, किसी बच्चे का सवाल है ऑनलाइन वाले, वो भी पीछे फिर रहे होते हैं ना, अभी कैश फ्लो किसी ने शुरू की होगी अभी, वो अगले लेक्चर से पहले उन्हें सवाल कर लिया, उन्हें होमवर्क के अंदर नॉर्मली कर लेते हैं बच्चे जी। चलें आगे, इसकी तस्वीर तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट मेथड अब देख लिया, ठीक है। फिर भी किसी ने बनानी होगी तो मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक बना लेंगे। ये सब अज्यूम डाटा था, पेमेंट भी मैंने अज्यूम की है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा एमसीक्यू मैंने बोला आपको? 8, 9 और 28 ज़हन में रखना। एमसीक्यू 8 क्या है? बाकी मुझे कोई नजर नहीं आए। मारिया लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। मतलब क्या है? 2:1 का मतलब क्या है? जो भी है, 2:1 का मतलब क्या है? 2 रुपए करंट एसेट में है तो 1 रुपया करंट। अब 200 करंट एसेट रखना तो 100 करंट लायबिलिटी, 2000 करंट एसेट रखना तो 1000, 2 लाख करंट एसेट रखना तो 1 लाख करंट, बस ये है, ठीक है। अच्छा जी, माजरत बत्ती टूट गई थी। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि 2:1 का मतलब ये है कि अगर 200 रुपए करंट एसेट में हो तो 100 रुपए करंट लायबिलिटी। अब वो कहता है द रेशियो विल डिक्रीज इफ मायरा लिमिटेड विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, मजे की बात यह है, इसके लिए भी मैंने छोटी सी वर्किंग कर ली अज्यूम करके फिगर, लेकिन इतनी देर कौन लगाए एक छोटे से एमसीक्यू के लिए। हम तो इसको साइड पे करेंगे, हम डायरेक्ट करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी लिख लेंगे, और ये हमें पता है कि करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लायबिलिटी से। अब वो कहता है कैश आया है लॉन्ग टर्म लोन के तौर पे, तो लॉन्ग टर्म लोन बढ़ा, कैश बढ़ा, इधर न्यूमरेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर के बढ़ने से ये रेशो बढ़ेगी, तो द रेशो विल डिक्रीज, नो इट विल इंक्रीज। ये तो उल्टा क्या होगी? इंक्रीज होगी। आगे, ओहो इधर कहां लिख दिया, मैं नहीं दोबारा लिख रहा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया जी, अब रेशो के ऊपर क्या असर होगा? इफ विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। अब देखो, कैश बढ़ा और शॉर्ट टर्म लोन भी बढ़ा। अब सेम अमाउंट है, क्योंकि उन्होंने आज को बात की नहीं है ना, कोई डिस्काउंट, वो तो दूसरे केस में आता है, रिसीट के केस में। अब सेम अमाउंट है, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, छुपा लो। न्यूमरेटर जो लोअर साइड है उसको सामने रखो। अब न्यूमरेटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ रही है ना, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो इज ओ है ये डिक्रीज होगी इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वो ये नीचे क्या क्या लिख दिया मैंने, चलो खैर, रात को बस दिखता है था बना ऐसे, बस ये भी लिख दो, ये भी पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। कैश से पे करो, बैंक से करो, बहरहाल करंट एसेट भी कम होगा, कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं, तो सेम अमाउंट ही होगी, ठीक है। अब लोअर साइड कौन सी है? करंट लायबिलिटी, छुपा लो इसको, दोनों साइड में सेम अमाउंट कम होनी है ना। अब न्यूमरेटर क्या हो रहा है? कम, न्यूमरेटर के कम होने से रेशो बढ़ेगी, ये तो इंक्रीज होगा, तो ये तो नहीं है, ठीक है। वो यहां पे पढ़ना आपने अपनी हिम्मत से, राइट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट, यहां आया कैसे? ये कहां पे लिखा हुआ है? मैं भी कहूं ये ना कुछ पता नहीं कॉपी पेस्ट का चक्कर है।
तो है बात हंसने वाली वैसे भाई दो, मैंने कहा वैसे पूछ लूं है कोई बात इसमें हंसने वाली? हर बात में बदतमीज। अच्छा अब तो आ जाना भाई, बच्चों ने फिर हैं करना है। ये अगले एमसीक्यू में समझाना था, कॉपी पेस्ट करते हुए पता नहीं एक कहीं आगे पीछे चलेगा। अच्छा छोड़ें जी। सी के लिए क्या उसूल अभी क्या हुआ था जी? सी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट क्या कही हुई है? द रेशियो विल डिक्रीज इफ, नहीं इसमें तो अब आखिरी में आ गए, राइट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट विच अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज क्रिएटेड। ठीक है, अब जिसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट की जाती है ना, उसकी एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन का क्रेडिट होना मतलब प्रोविजन का बढ़ना बैलेंस शीट में डेटर्स को कम कर देता, करता है नहीं करता? अब जब उसको राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ की एंट्री पड़ती है प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। तो प्रोविजन डेबिट होने से कम हो गई यानी खत्म हो गई, लेकिन जो डेटर पहले प्रोविजन से नेट होकर कम हो रहे थे वो अब एक्चुअल बैड डेट की वजह से कम हो गए। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? कहीं मैंने लिखा हो अल्लाह करे। ये पहले क्या एंट्री हुई थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब ये प्रोविजन का क्रेडिट होना बैलेंस शीट में डेटर्स को कम कर चुका था ना, हमने इसी डेट के अगेंस्ट राइट ऑफ किया तो प्रोविजन डेबिट हुई, डेटर क्रेडिट हो गया। अब प्रोविजन का क्रेडिट होना डेबिट हो गया, माना, लेकिन असल में ये भाग ही गया है, तो ये तो कैंसिल हो गया इंपैक्ट, लेकिन डेटर अल्टीमेटली असल में भी कम हो गया। तो डेटर तो पहले ही कम था, फिर कम का कम ही रहा। एक तरफ प्रोविजन खत्म हुई तो दूसरी तरफ डेटर भी खत्म हो गया। तो इसलिए डेटर्स के ऊपर, नेट डेटर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट इसका नहीं आया। ये बात समझ आई है? ठीक है, ये डी के साथ मैंने लिखा हुआ है, बाद में तस्वीर बना लेना इसकी। अच्छा, अब डेटर्स पे तो कोई असर इसका नहीं पड़ा। किधर गया ये? राइट ऑफ किया हमने एक एग्जिस्टिंग रिसीवेबल को, तो बैड डेट बढ़ गया, प्रोविजन कम हो गई, कोई असर नहीं पड़ा। करंट एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटीज पे भी कोई असर। रिक्वायरमेंट में तो है क्रॉस, और ये क्या है जी? इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है? ओके, ये मैंने ना अज्यूम किया था डाटा, लेकिन हमने बगैर इसको यूज किए अपना काम चला लिया। ठीक है ना? अगर कोई तस्वीर बनाना चाहे तो देखें, अब पहले अज्यूम कर लें, उन्होंने कहा था 2:1 है, बस। अब इतना लेंथी काम करके इस नतीजे पहुंचने की बजाय बेहतर नहीं है अपने उसूल के हिसाब से फटाफट करते चले जाएं? ठीक है, तो ये बहरहाल अगर कोई देखना चाहे तो एमसीक्यू ऐसे भी। और कौन सा एमसीक्यू लिखा मैंने अभी? हाँ, 9 वही बात थी जो मैंने अभी कट पेस्ट करके नीचे किया, वही बतानी थी, बाकी वो कर लेंगे। हाँ, मैंने लिखे हुए, टेंशन ना लें, बस ठीक है, एक बार ही पूछ ले, मेरी गलती, मैंने माफी दे दो। सही है, हटा दूंगा अब इसे जी। एमसीक्यू 9 के अंदर ना सिर्फ ये पॉइंट ही बताना था आपको कि हारिस लिमिटेड हैज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। एक बार क्लास में इस बात का जिक्र किया था आपके साथ कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को, वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस कहते हैं इन्हीं आइटम्स के अंदर चेंजेस को। दरअसल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बात वही है जो ऊपर वाले पॉइंट के अंदर मैंने समझाई थी कि अगर इनका पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो इसका मतलब नेट करंट एसेट है। बाकी काम आप कर लोगे, इसको लिख लो, इसी तरह से अंडरलाइन करो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल को। ऐसे ही एक लाइन यूं करके लगाओ, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखो, फॉर्मूला नीचे अज्यूम्ड फिगर्स लिखो। ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ये मैंने फिगर अज्यूम किए हैं, 2 फिगर्स अज्यूम किए हैं और तीसरी बैलेंसिंग निकाल ली।
तीसरी भी ना अज्यूम कर ले। एस्यूम, ठीक है। अब 28 में मुझे क्या मसला आया था कल, हाँ ये मैं ये बताना चाह रहा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिटरमिन करनी है, ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं। देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, पता नहीं है मैंने क्यों निशान लगा लिया, आई डोंट नो, आसान है पर चलें देख लें, आप इसको सॉल्व करके देख लें। चलें, मैं तब तक सांस भी लेता हूं, गला भी थक गया कि मैंने पता नहीं क्यों, शायद समझ ना आए कोई बात तो आप बता दो। रात को मुझे लग रहा था कि ये भी डिस्कस करना चाहिए। हाँ वैसे एक दो बार मैं करते करते काम सो भी गया था, फिर उठा, फिर मैंने कहा चलो, हो सकता है उसी में लिखा हो। मैं सोच रहा हूं कि जो टॉपिक पूरा हो ना, उसका जितनों का मैंने रिवीजन प्लान फाइनल कर दिया है उसको भी सामने रखूंगा, तस्वीर बना लेना जब तक फाइनल ना आए। तो वैसे आपको होती है ना तकलीफ, जब तक रिवीजन प्लान नहीं आएगा शुरू नहीं करेंगे, तो चलो तस्वीर खींच के रख लेना। सही है जी, 8 टाइम्स आया, पता नहीं फिर क्यों मैंने निशान लगाया था। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है नाइट लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 1.8, इसका मतलब अज्यूम कर लो कि 18/10, मैंने ऐसे ही लिख दिया, छोटी छोटी बातें ऐसी लिख दी थी। वैसे जितनी को प्रैक्टिस हमने कर दी है ना एपीवैक वाले सवाल से, खासतौर पे वो रूल की, तो अब इंशाल्लाह हमें ना तो इन एमसीक्यूज में मसला आने लगा है, ना इंक्रीज डिक्रीज को डायरेक्ट इस तरह से पूछ ले उसमें मसला आएगा। अब इंशाल्लाह अब वो उस तरफ अब लगता है जाएगा नहीं, है ना। अच्छा, ये एमसीक्यू काट दें जी, ये एमसीक्यू मैंने कहीं और देखा था, मुझे लग रहा था। यस सर वाले कहाँ देखा था बता, कैश फ्लो के टॉपिक में आई थिंक देखा था, ठीक है ऐसे। अच्छा इधर देखें, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, नाइट लिमिटेड, हाँ इसलिए निशान लगाया था कि देखो ये नाइट लिमिटेड है, इसमें उसने कहा है नाइट लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 1.5, दिस रेशियो विल इंक्रीज इफ, 3-4 चीजें दे दी, फिर आई के अपने पर्चे में दिया नाइट लिमिटेड करंट रेशियो दिस रेशियो विल इंक्रीज इफ, और नीचे 3-4 लाइनें दे दी। तो एज इट इज कभी कभी अपनी किताब से भी एमसीक्यूज उठा लिया करता है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज कुछ अटेम्प्ट के अंदर भी करीब करीब के आए हुए पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब मेरी तरफ से तो रेशियोज का टॉपिक कंप्लीट है, और बाकी कमी बेशी तो भाई देखो हमेशा ही रह जाती है, इंसान हूँ। तो अगर कोई चीज़ और निकल आए ऐसी जो आपको लगे कि होनी चाहिए थी तो बता दीजिएगा, उसका आंसर कर दूंगा। बाकी फिलहाल इसको देख लें, इसमें कोई मसला तो नहीं है। कौन सा भाई करवा दूं, क्या कर, कौन सा इधर, कौन सा किसी ने और भी कहा, IS 16 करवा दूं। अच्छा। ये 28 बोल रहे हो आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। चुप कर जाओ यार, अब बोलता हुआ को नजर ना आए मुझे, वरना IS 16 घर ही पड़ेगा वो। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री होता है। अच्छा, ये टाइम्स में आएगा आंसर। कॉस्ट ऑफ सेल सवाल के अंदर गिवन कोई नहीं है। इन्वेंट्री क्लोजिंग है 29, ओपनिंग है 31, तो 31 + 29 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है।
अब कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। वो कहता है जी सेल्स हैं और जीपी मार्जिन गिवन है। जीपी मार्जिन का मतलब होता है, शायद मैंने इसीलिए आप जैसे किसी के लिए निशान लगाया था, मार्जिन है तो 100, सेल को ले लो, प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट 75 होगी। अब अगर सेल्स सवाल ने दे दी हैं कितनी 320, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी 320 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 इज इक्वल टू 240। ये 240 लेके जाओ यहां पर, क्वेश्चन मार्क को मैं हटा देता हूं। अब इसका आंसर निकालोगे तो वो 8 टाइम्स आएगा। ये वैसे ही तुमने मेरा टाइम्स आएगा। अच्छा चलो फिर ये देख लो, ये तुमने ये वो लूडो का 99 वाला सांप देखना था, बस वो एंड पे काटा करता था 99 में। कुछ खुद भी कर लेना बेटा, ट्राई कर लेना। भाई डेटर टर्नओवर यार किस किस ने निकलना है मैं बता दूं, 2-4 बच्चों को कि जिन्होंने निकलने की तैयारी की हुई क्लास में। काम की क्लास है, ये देख लो। आगे आपका अपना नुकसान है क्लास से निकल जाओ तो। इस तरह से शुरू कर दिया आपने, जो मैंने क्लास से पहले कैमरा ऑफ करके समझाई थी बात ना, वही के वही हो आप लोग। भाई डेटर टर्नओवर 6 टाइम्स का मतलब ये है साल में 6 दफा डेटर्स जो हैं वो हमें पैसे देते हैं। तो अब वो कहता है इसका मतलब क्या है, 1/6 ऑफ डेटर आर कलेक्टेड इन 1 मंथ, पता नहीं क्या अजीब। एवरेज डेटर आर कलेक्टेड इन 6 मंथ्स, ये ठीक लग रहा है। एवरेज डेटर आर कलेक्टेड इन, नहीं। एवरेज डेटर आर कलेक्टेड इन 2 टाइम्स, नहीं जी यही लग रहा है बी। नहीं 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 नहीं, कहाँ गया किधर गया? 2 महीने वाला किधर? ये हर 2 महीने। देखो साल में 6 दफा अगर डेटर्स ने कैश में कन्वर्ट होना है तो मतलब 2 दफा ये मैंने जज्बात में आगे कर दी और गुस्से में भी। जी ठीक है यार, ऐसे काम खुद सोच भी लिया करो ना, आप फरमाइशी ऐसा प्रोग्राम ना करो। अभी देखते हैं ये वाला एमसीक्यू लगता है नहीं होना, या तो घर पे किया हो समझ ना आया हो, फिर जाके देख लो एक बार। जो मेरे हिसाब से डिस्कशन लायक है वो मैंने बातें डिस्कस कर दी। उसके अलावा कोई मसला आएगा तो अब जाके ट्राई करोगे तो फिर मुझसे पूछोगे, ठीक है? चाह पिला दो भान, दोनों क्यों पिला दी? मुझे भी यार रहने दो। अच्छा सुनो इधर प्लीज, जाया होंदा टाइम करीब है तुहाडा, मंगवा दो यार। ये जी आप तस्वीर बना लें, ये है रेशोज का रिवीजन प्लान, ठीक है? ये बन भी जाएगा मिल भी जाएगा, लेकिन 1-2 दिन जो डिले आ जाए ना, शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं बच्चे, उसके लिए ये थोड़ा सा इलाज है। चैप्टर 10 ही है ना, बस ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं करने वाले जो किए हुए होंगे आपने, इक्का दुक्का नए सवाल भी होंगे इसमें। कम से कम ये काम कर लेना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी पर्चे भी पास करने हैं। चलूं अब? अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लर्निंग आउटकम 4 के कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करना था। बेसिकली तो इंट्रो प्लस R1 वाले बच्चों के लिए करना था, FR1 वाले बच्चों ने तो पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो जरा तशरीफ ले आइए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर 9 पे। ये जो मैंने लिखवाया था आखिरी क्लास में, रीड ओनली है एक्सेप्ट हाईलाइटेड, तो वो हाईलाइट में कर लाया था। कंसिस्टेंसी में पहली 2 लाइंस को हाईलाइट कर लें। हाँ जी हाँ जी, पेज नंबर, यार हजरत जी कोई शर्म कर लें थोड़ी सी, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। 638 नंबर सफ़ा। कंसिस्टेंसी क्या है? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी बनाने के लिए पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट रखो,
और क्लासिफिकेशन भी कंसिस्टेंट रखो। क्लासिफिकेशन की बात कई बार कर चुका हूं मैं, जैसे हमने कहा था कि आपने अगर डेप्रीसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल से उठा के सेलिंग एडमिन फेंका या सेलिंग एडमिन से उठा के कॉस्ट ऑफ सेल में फेंका, तो ये क्लासिफिकेशन चेंज की है, चेंज इन पॉलिसी है। आपने अदर इनकम में पहले कोई चीज़ रखते थे, उसको रेवेन्यू में लगना शुरू किया, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है ना। तो यही कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन भी है। मटीरियलिटी क्या है? अगर उसकी ओमिशन, किसी भी चीज़ की ओमिशन में स्टेटमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर दे यूज़र के डिसीजन को, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद रीड ओनली तो ज़रूर करना है। प्रूडेंस क्या है जी? इंक्लूजन ऑफ डिग्री ऑफ कॉशन वाइल एक्सरसाइजिंग जजमेंट। असल तो ये डेफिनेशन है। बाकी वो कहते हैं जी सिंपली इसका मतलब ये है कि एसेट्स को और इनकम्स को ओवरस्टेट ना करो, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट ना करो। लेकिन रीड ओनली का मतलब है कि एग्जाम्पल पढ़ के अंडरस्टैंड जरूर की हुई हो। ये ना हो कि 2-3 नंबर के लिए वो ऐसे ही किसी सवाल का सब पार्ट दे दे कि डिफाइन प्रोविजन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब बैठे हूँ मुंह उठा के, स्टूडेंट्स का भी पता है, लिख भी आए 1-2 लफ्ज़ जो यहाँ से पढ़े थे, 1-2 हर रिवीजन में तो पढ़ रहे थे, तो दिमाग के अंदर इतनी को बात होती है कि लिख लें, तो एग्जाम्पल्स भी पढ़ लो बस। तो जब भी रिवीजन करो एक दफ़ा रीड कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन वे टू मैच विद द रेवेन्यू इन अ स्पेसिफिक पीरियड। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, किसी ने नहीं लिखा हो तो ये दूसरा नाम लिख लें, पर्चे के अंदर पता तो हो, ये लिख दे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो आप बैठे हो कि ये क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है, ठीक है। ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, करते जा रहे हैं ना। उसके बाद ऑफसेटिंग की इजाजत नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड नॉट बी ऑफसेट, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ऑफसेट, ठीक है जी, इनको अलग अलग रखना है। एक्सेप्शंस क्या थी? अगर रिक्वायर करे या परमिट करे स्टैंडर्ड, कभी कभी तो स्टैंडर्ड मजबूर करता है कि ऐसा करो, कभी ऑप्शन दे देता है। दोनों सूत्रों में फिर हमें पहले बार तो करना ही पड़ेगा। जब स्टैंडर्ड ने खुद कह दिया नेट करो तो मजबूरन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दे दिया तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट्स लायबिलिटीज को अलग रखना है, इनकम एक्सपेंसेस को अलग रखना है, लेकिन कब इनको इकट्ठा कर सकते हैं? जब रिक्वायर्ड या परमिटेड बाय स्टैंडर्ड हो या रिफ्लेक्ट करे इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें मैंने आपको यही वाली एग्जांपल बताई थी कि हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट के अंदर, ओ भाई, हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट के अंदर जब डिस्पोजल कॉस्ट आई थी तो मैंने कहा था कि 2 तरीके हैं, या तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री अलग करो और डिस्पोजल कॉस्ट की अलग करो, या डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड में से नेट करके ही नेट सेल प्रोसीड को लिख लो, आंसर सेम आता है। याद है IS 1 ने उसकी इजाजत दी हुई थी, वैसे नहीं कहा था आपको, ठीक है ना। IS 1 ये कहता है कि अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं और उसी डिस्पोजल पे आपको कॉस्ट भी आ रही है तो आप डिस्पोजल पर आने वाला गेन इनकम मंजूर, डिस्पोजल पे आने वाला गेन इनकम और डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस, इनको नेट कर सकते हो, क्योंकि उस इकोनॉमिक सब्सटेंस एक ही है ना, उस ट्रांजैक्शन, बेसिकली ट्रांजैक्शन वो एक ही है ना। हम यूं कह रहे हैं कि जी 50 रुपए का एसेट बेचा, 5 रुपए डिस्पोजल कॉस्ट हो गई, तो 45 ही मिला ना हमें अल्टीमेटली, तो उसको नेट करने में हर्ज क्या है? जो इकोनॉमिक सब्सटेंस ही यही है इस ट्रांजैक्शन का कि हमें नेट में 45 ही आए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये अगेन रीड ओनली ही होगा, लेकिन रीड ओनली का मतलब हमेशा यही रहेगा कि हर बार रीड ओनली को आपने एक बार नजर से गुजार लेना है, ठीक है। अच्छा, ये पहली क्लास में तो इसकी तस्वीर बन गई थी, दूसरी क्लास के अंदर शायद बोर्ड से कुछ बच्चों ने बनाई, कुछ की नहीं बन सकी तस्वीर, ये मैं भूल गया था सामने रखना है। तो इंट्रो प्लस R1 वालों के लिए ये वो एग्जाम्पल IKP स्टडी टेक्स्ट वाली जो बोर्ड के ऊपर सॉल्व की थी, सेम वही एग्जाम्पल है, बस ये वाला तीर यहां से पता नहीं कहां गया है, तो किसी ने खींचनी हो तस्वीर तो खींच सकते हैं। इसमें बस फायदा यह है कि कैपिटल मेंटेनेंस की हेडिंग भी ऊपर आ रही है कि कैपिटल मेंटेनेंस 2 तरह की होती है, एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कहलाती है, दूसरी फिजिकल। फाइनेंशियल में मनी टर्म्स और रियल टर्म्स, और फिजिकल तो फिजिकल ही था। ये तीनों अलग अलग, ये बोर्ड के ऊपर उस तरफ मैंने बनाया था इंट्रो प्लस R1 में। FAR1 को पढ़ाने के दिनों में ज़्यादा तबीयत खराब थी तो यही बनाया था, ठीक है। फिर कैपिटल मेंटेनेंस की हेडिंग आ गई ना, अब जरा यहां से ऐसे करो, ज्यादा बेहतर तस्वीर आ जाएगी। उम्मीद है समझ आ रही होगी, ना आए तो रजिस्टर तो है ही। बाकी FAR1 वाले बच्चों ने अपनी क्लास के अंदर खींची हुई तस्वीर, सही है जी।
अच्छा जी, हाईलाइट करना था इसमें लर्निंग आउटकम 4 के कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 8 में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये हैं जनाब, पेज नंबर नहीं लिखा मैंने, ऑल नो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लग गया पता भाई आप। क्या था इसके अंदर, पता नहीं कौन कौन से सवाल मैंने लिखे हैं, 1 और 8। अच्छा, वैसे एक बार जब आप फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे ना, ठीक है, तो मसला नहीं होगा इन बातों के अंदर। बहरहाल वो कहता है जी, फ्रेमवर्क कितने बच्चों ने वैसे रीड किया था मेरे कहने पे? रखते सारा एक बार रीड कर लिया, हाथ खड़ा करें जिन्होंने सारा। शाबाश शाबाश, बाकी भी पढ़ लेना, पर्चों के बाद फायदा कोई नहीं होगा, पर्चों से पहले पहले हैं। अच्छा जल्दी करें, 10 मिनट बाद ब्रेक करते हैं। कितनी देर होगी ऐसे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? देखो तो जरूरी थोड़ी थक के ब्रेक करनी है। 1 घंटा 10 मिनट, चलो जी, घंटा भी नहीं हुआ, चलो आधा एक घंटा देख लेते हैं, 15-20 मिनट में कर लेते हैं चलो। अच्छा ये सुने सुने सुने, ये छोटी छोटी बातें जरा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, मैंने कहा डिस्कस कर लूं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग एसेट? ये ना फ्रेमवर्क में हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमें हर स्टैंडर्ड ने ये बताया था, हमने वहां पर उसको याद कर लिया था। जैसे फिक्स एसेट के बारे में हमने कहा था, पीपीई के बारे में 2 शर्तें पूरी हों तो पीपीई का आइटम रिकॉर्ड कर सकते हो। पहला, प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो। दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, यही किया था ना, यही फॉर्मूला, यही क्राइटेरिया, ये पहला सवाल था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग विद द क्राइटेरिया विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, अब कौन कौन से रिकॉर्ड करने चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन, हाँ जी, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होना चाहिए ऐड। ये फिक्स एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, आपने फैक्ट्री लगा लिया है भाई, ये फिक्स एसेट नहीं है अभी आपका। प्लांट और क्या, पौधे वाला प्लांट है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, ओन्ड भी है, कंट्रोल्ड भी है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यही था, ठीक है, कई साल तक इससे फायदा आता रहेगा। और प्लांट खरीद के लाए हो तो जाहिर सी बात है कॉस्ट लेवल ही मेजर कर ही सकोगे, पैसे दिए ही होंगे ट्रांसपोर्ट वाले को, सप्लायर को, हर एक बंदे को, तो आपको सब चीज़ों का पता है। ठीक है, यहाँ तक को मसला। ये क्या हुआ, लाइन ऊपर नीचे हो गई है, कुछ गाड़ बाड़ चल रही है, गाड़ बाड़। अच्छा जी, पहले तो हमने क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग पढ़ा, हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड। तो हमने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद जी फेरोजी रंग निकल आया। फ्लीट ऑफ ट्रक्स, फ्लीट कैसे कहते हैं? रेवड़, फ्लीट कहते हैं हुजूम। हाँ, ढेर सारे ट्रक जो हैं, ठीक है, हमारे पास 10 ट्रक्स खड़े, हम कहेंगे हमारे ट्रक का फ्लीट जो है वो 10 ट्रक्स पे मुश्तमिल है। हमारे ट्रक्स का फ्लीट 10 ट्रक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब ये फ्लीट ऑफ ट्रक वैसे तो एक ऐसा आइटम है जो पीपीई बन सकता है, एसेट बन सकता है। ओ, किसी का है, ये तो ओन्ड बाय द बिजनेस है ही नहीं, तो ये तो एसेट है ही नहीं। तो फिरोजी रंग करो, फ्लीट ऑफ ट्रक जो है ये नहीं रिकॉर्ड हो सकता एज एन एसेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये टिक था, फ्लीट ऑफ ट्रक इज क्रॉस। नेक्स्ट है जी हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एनुअल कंपनसेशन ऑफ 12.5। हाँ जी, क्यों बेटा? एम्प्लॉइज आपका एसेट नहीं होते? वो होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं होते? हाँ, असल बात ये है, होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने एम्प्लॉइज को लाखों रुपए लगा के ट्रेन किया, ठीक है,
लेकिन क्या गारंटी है कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे? आप कहेंगे जी ये जो ट्रेनिंग दी है इससे मुझे अगले 10 साल फायदा आना है, क्या गारंटी है और अगले साल चले जाएं? किसी ने उठ के कहा नहीं जी हम 5 साल का बॉन्ड साइन करेंगे, करने लगा ये बात, हम 5 साल का बॉन्ड साइन कर लेंगे, जुर्माना रख देंगे, कहेंगे तुम छोड़ के जाओगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर भी जाने वाले साल बाद कह देते हैं हम जा रहे हैं, ये पकड़ो अपना जुर्माना। ठीक है, दो चीजें ऐसी हैं असल में। ये ना वैसे मैं आपको बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट वैसे IS 38 का है, तो आपके यहाँ टेस्ट हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। FAR 2 के अंदर आपने पढ़ना है, ठीक है ना। एहतियात के दर्जे में रहते हुए मैंने कहा चलो सामने लिखा हुआ है किताब में IQ की, तो बता देता हूं। दो चीजें IS 38 वहां पर ये कहता है कि आप दो चीजें जो हैं उनको कभी भी आप एसेट नहीं बना सकते, एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और दूसरा ट्रेनिंग कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट चाहे करोड़ों की कर दें आप अपने कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसी को याद हो ओमोर आई थी नई नई, देखो कितनों को याद है, वजह पता है क्या है यार, जिधर जाते थे दुकान पे ओमोर, गली के कोने पे ओमोर, इशारे पे ओमोर, गाड़ी के सामने इतनी ओमोर बंदा गए पता नहीं क्या हो गया। लेकिन खरीदते फिर भी यमी वाले यमी थे, वॉल्स वाले वॉल्स से। ओमोर किसने, तो कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही एम्प्लॉय को आप कंट्रोल नहीं, तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपने एडवर्टीजमेंट पे लगाई या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे लगाई, आप उसको कभी भी एसेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और केड़ा लिखे है जी मैं, सीधा ही 8 हो। लेकिन मैंने ना शायद रिवीजन प्लान के अंदर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये देखें, क्वेश्चन बैंक के मैंने 1 4 7 8 9 12, ये बाद में तस्वीर बनाना, पहले इसको ओके तो कर लें। क्वेश्चन बैंक 8, इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स। मैंने कहा जरा जल्दी जल्दी ऐसे ही देख लें। मार्क ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच गिवन सिनेरियो एंड गिव रीजंस फॉर द सिलेक्टेड आंसर। अब आप नहीं मुझे बताना है, कोई एक दो आपको नहीं पता होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए सवाल करवा रहा हूं कि आप कहेंगे इस चैप्टर को तो हमने सिर्फ 1 दिन लगाया था। भाई काम की बातें पढ़ ली थी और पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर कितने MCQs हैं ये कितने ट्रू फॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कोई 6 कह रहा है, कोई 9। या अल्लाह इनके हाल पे रहम कर दे, या तो इनको प्लीज चुप कर जाए ना, जब एक बार होगी बात तो, या तो इनको रेस्ट चाहिए तो, या फिर इनके ये हैं ही बस। अच्छा सुने, ये 7 हैं, इसमें से उम्मीद है 5 एक तो आपको पता होंगे जितना को आपने पढ़ा है, बाकी 2 आप पढ़ भी लेना सारा तो भी नहीं पता लगते। तो इसलिए 70-80% ही सवाल सही करना होता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। मेक ट्रू फॉल्स, मार्क ट्रू फॉल्स। सुनो प्लीज, in case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, requirement of framework shall prevail। ये ट्रू है, पढ़ाया था फ्रेमवर्क में, पढ़ाया था, निशान लगवाया था, इंसान बन जाओ, खैर है, चलो तो ध्यान दो तुम अपना, ठीक है। निशान लगवाया था और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कभी IFRS और फ्रेमवर्क में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो IFRS की रिक्वायरमेंट प्रिवेल करती हैं। तो दिस इज फॉल्स। मुझे पता मैंने फॉल्स इसीलिए नहीं कहा। आप कभी ओम और कभी कुछ, कल करते हैं कुछ। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सुनो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS। ट्रू है, दिस इज ट्रू। ये लाइन दिखा दूं, अभी निशान भी लगवाया था। हर बच्चा एक बार बोल के चुप कर जाएगा जी। IFRS के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में नहीं कहा था कि फ्रेमवर्क IFRS नहीं है, ठीक है। आपके नोट्स में निशान लगवाया और कहें तो दिखा देता हूं, दिखा दूं? यस सर नजर आ गए, यस सर दिखा दें। जिनको नजर नहीं आया ना, फिर वो घर जाके देख लीजिएगा, दिस इज फॉल्स। पेज नंबर बता दें।
कॉन्सेप्ट, हाँ 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 हाँ, इधर बात उसने वही लिखी हुई है जो हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। मतलब यही हम भी कह रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। हम भी यही कह रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क, ये स्टैंडर्ड नहीं होता, तो उसने भी यही लिखा हुआ था। हाँ, तो सही कह रहा ना। अच्छा, उठ जा मंसूर, बाकी क्लास में खड़े होकर पढ़नी है, और ये अगली क्लास के लिए कह रहा हूं। मंसूर हो गया, सारे चुप हो गए। चलो, एवरीबॉडीज टाइम विल कम। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, अगेन दिस इज IS 38। टेस्ट हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। ICAP ने लिख दिया इसलिए बता रहा हूं। चलो, अब मैंने बोलना शुरू कर दिया है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मतलब ये होता है कि आप J डॉट हैं, आपने खुद से J डॉट ब्रांड बनाया और कई साल मेहनत करने के बाद आपका अब एक नाम है। आपके साथ अगर कोई K डॉट की दुकान खोल ले तो उसके कुर्ते इतने नहीं बिकेंगे जितने आपके बिकेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं आपके नाम के एतमाद की वजह से, इसे कहते हैं गुडविल। ठीक है, अब ये गुडविल एक एसेट तो है, लेकिन एसेट तब है अगर मैं या आप जाके J डॉट से उसका बिजनेस खरीद लें, तो वो अपने बिजनेस के एसेट्स भी बेचेंगे और साथ अपने नाम की कीमत भी देंगे, लेकिन वो हमारे लिए परचेज्ड गुडविल होगी, वो इंटरनली जनरेटेड नहीं। अभी IS 38 आपने पढ़ना है FR 2 में जाके, बस इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। सादा बात सिर्फ इतनी सी, इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मसला ये होता है कि हम उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। J डॉट, आपने कितना खर्चा लगाया अपना नाम बनाने में? पता नहीं जी, अलग से तो हमने नहीं नोट किया। हम कपड़ा भी अच्छा बनाते थे, हम जो कस्टमर्स आते थे उनको सर्विस भी अच्छी देते थे, हम आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी देते थे, हमारा कपड़ा इतना अच्छा होता था कि कई कई साल जाता नहीं था। ये पता नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स थे जिन्होंने ऐड किया हमारे इस नाम के बढ़ने में। तो हम तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि हमने नाम बनाने के लिए एग्जैक्ट कितनी कॉस्ट खर्च की है। तो फिर अभी अभी क्राइटेरिया बढ़ा के आया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो फ्लो होने हैं गुडविल से। ये तो हर कोई J डॉट मानते हैं, J डॉट वाले कि हमारे इस J डॉट के गुडविल का हमें फ्यूचर में कई साल फायदा आना है, लेकिन कॉस्ट रिलायबली मेजर ही नहीं हो सकती। जब रिलायबली मेजर हो नहीं सकती तो फिर एसेट रिकॉर्ड तो IS 38 ने मना किया। वही FR 2 में जाकर ही पढ़ना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है तो वो आप एसेट रिकॉर्ड नहीं। हाँ, अगर आप जाके खरीद लें उनसे बिजनेस तो उसके भी पैसे आप देंगे, तो फिर वो तो इंटरनली जनरेटेड नहीं ना है। फिर तो आप बता सकते हो ना गुडविल के इतने पैसे दिए हमने, वो कहेगा हमारे एसेट्स के इतने पैसे और गुडविल का इतने पैसे दो, तो आपके लिए तो परचेज गुडविल है। फिर तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड एज एसेट? नो, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ऊपर वाला HR रिलेटेड कॉस्ट्स, HR रिलेटेड कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज एन एसेट? ना यार ना, ये भी बात अभी बता दी थी। ठीक है, when economic benefits arise over several accounting period and the association with income can only be decided in broad terms, expenses should be recorded in profit and loss for each। यार इसको पढ़ो जरा, एसेट की एग्जांपल लग रही है मुझे, जिसको डेप्रिशिएट करते थे, जरा पढ़ लो। Then economic benefit arise over several accounting periods, एसेट का फायदा कई साल पे आता था, and the association with income can only be decided in broad terms, expenses should be recorded in profit or loss for each accounting period basis। डेप्रिसिएशन और एसेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ट्रू है। एसेट की कई साल तक फायदा देता था हमें, और उसकी जो उसको जो एक्सपेंस आउट करते थे वो भी हम सिस्टमैटिक बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लेकर जाते थे। ठीक है, when an item of expense is not expected to provide any future economic benefit, it is recorded। वो कह रहा है कुछ चीज फायदा ही नहीं दे रही, आप एसेट बनाओगे, हो गई हो। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, फॉल्स। इफ इन फेयर वैल्यू मेथड assets are measured at amount that would be paid to purchase the same or similar। ये देखो, ये 9 सर की आवाज उन 3-4 बच्चों से आई है, एक आध की तो भी नहीं आई क्योंकि उसने सही से पढ़ा नहीं, जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा था। सिर्फ एक बार रीड किया तो उनको पता था जो
लिखे हुए थे ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, उसको सिर्फ एक बार रीड करने वालों ने फौरन जवाब दे लिया कि ये आंसर सही नहीं है। तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा ताकि प्यास बाकी रहे, उसको एक बार पढ़ेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। दिस इज फॉल्स, ओके, सब्जेक्ट टू रीडिंग बाय यू गाइस एंड बफलोज, ओके। गाइस एंड बफलोज ये कह रहा हूं, वही नहीं होती। अच्छा अच्छा सॉरी। और यार एक एमसी को भी मैंने निशान लगाया, पता नहीं क्यों, अब इसको क्यों निशान लगा दी मैंने, पता नहीं क्यों। यही मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा टाइम लग जाता है, हो सकता है ना चीजें पूरी ना हो, एक एक चीज देखनी पड़ती है, तो फिर उसमें कोई चीज पढ़े जरा एमसीक्यू 4। आज 6 तक कर लेना क्लास, तो एक ब्रेक अभी कर लेंगे, एक और भी कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आज काम बढ़ा लेते हैं, फिर कल काम खत्म होना तक। अच्छा कल क्लास जो है ना वो तब खत्म होगी जब काम खत्म होगा। घरों में बता के आना हम सर पे कफन बांध के जा रहे हैं। दो दोपहर में गा लेना यार, ठीक है ना, वो उसको साइड पे रखेंगे, वो किसी ब्रेक में। मैं कहा था एमसीक्यू पढ़ लें, और फिर फजूल में बोलने वाले शुरू हो चुके हैं। जरा सी गैरत होती है ना, वो नाम की भी नहीं है, जिनको मैं कह रहा हूं उनको समझ आ गई। कौन सा लिखा था वैसे मैंने आपस की बात और। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओए हाईलाइट करना था भाई। अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जिनमें हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट 20 साल पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग उसी कॉस्ट से पड़ी है, डेप्रिशिएट होते होते बुक वैल्यू पे, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर मिसाल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग हमारी आ रही है बुक वैल्यू पे, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस आप उनके बारे में क्या गुमान करते हैं कि उनके एसेट्स अंडरस्टेटेड होंगे? ऑफ कोर्स। अगर आपके, ये बस एक ही एमसीक्यू काम का मिला था मुझे यहाँ, बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। वही कैपिटल मेंट कितने बच्चों, वैसे ये किसके जिम्मे लगाया था मैंने? वैसे सारे एमसीक्यू किए थे, तुम्हें इसमें मसला नहीं आया यार? तो फिर बाकियों में तो आया होगा। अच्छा ओफ, मसला था ही नहीं, क्योंकि हमने जो कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर 25 मिनट लगाए थे ना, मोस्टली एमसीक्यूज ही वही पढ़े। वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आसानी से बैठ गया तो एमसीक्यू को मसला ही नहीं है इसमें। बहरहाल ये एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लगा मुझे, थोड़ा टेक्निकल था। सुन लें अब, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब वही पुरानी कॉस्ट पे ऊपर पड़े हुए लैंड बिल्डिंग मिसाल के तौर पे। अब अगर राइजिंग प्राइसेस हैं तो आज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू राइजिंग प्राइसेस की वजह से बढ़ गई होगी। हमारी किताबों के अंदर वो उसी पुरानी हिस्टोरिकल कॉस्ट से पड़ा है, आज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। ये तो बात यहां मिल गई, ये कहीं और मिल रही है नहीं, दूसरे में तो ये है नहीं। शुक्र है, ऐसे जुगाड़ लगा रहा हूं मैं, ठीक है, शुक्र। बाकी समझाऊंगा तो सारा ही। अनरिकग्नाइज्ड गेन विल बी रिकॉर्डेड, ये नहीं, अनरिकग्नाइज्ड गेन विल बी, वो तो होता ही क्या था, वो तो रिवेल सरप्लस होता था, वो पता नहीं। बहरहाल एसेट अंडरस्टेड, डेप्रिसिएशन विल बी ओवर कहां, मैं तो कहता हूं अंडरस्टेटेड है। क्यों? हमारा एसेट पुरानी कॉस्ट से पड़ा है तो थोड़ी सी डेप्शन आ रही है, अगर आज उसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाओ तो डेप्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब फिर दो बातें हुई ना, एक तो हमारा एसेट अंडर वैल्यूड है, और दूसरा चूंकि ये अंडर वैल्यूड है, अगर ये उठाकर आज फेयर वैल्यू पे ले जाओ तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होंगे। वैसे भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते, रीव एंड सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स का ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली कम होना ही होना है अगर रिवैल्यूएशन आ जाए तो, सही है ना। इसका मतलब प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी, ठीक है। अच्छा जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू, ये अब देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट टू बी रिकॉर्डेड। सिर्फ एक बार पढ़ना है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि 1 2 नंबर 3 नंबर आ जाते हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, कट्ठी ग्रिड है इनकी, फ्रेमवर्क, रेशोज, ईपीएस, इसके बाद ईपीएस भी कराना है मैंने, ठीक है। इस कट्ठी कितने, तकरीबन अराउंड 20 की ग्रिड है ये। अब खुद सोचो, इसमें से वो 5 6 7 नंबर दे के और उनका इकट्ठा सवाल बना दे 12 13 नंबर का, ठीक है, 7 8 नंबर इसमें से दे दे, तो फिर बैठोगे मुंह उठा के तो नहीं बैठना मुंह उठा के। आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना। अच्छा वैसे बात सुने, वैसे एक बात बता रहा हूं, जिनको ये कुछ बच्चों के ना मैसेज आजकल आ रहे हैं, पता नहीं ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, प्राइवेट में करते हैं ऐसे मैसेज, बच्चे मैसेज करके पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। बीए के पर्चा देने लगे हैं यार हम, ठीक है। जो तुम छोड़ के जाओगे इंशाअल्लाह वो जरूर आएगा, जो छोड़ के जाओगे इंशाअल्लाह जरूर आएगा। अल्लाह से दुआ किया करो कि जैसा पर्चा भी है हम पास हो जाएं। ये मत कहा करो कि इसमें से आ जाए ना, इसमें से आ जाए, पर्चा उसमें से आ जाए ना कर सको फिर, ठीक है ना। तो सीधी सीधी साफ सुथरी दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह बस जो भी हो हम पास हो जाएं। एक बात। दूसरी बात, जब सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है, घर वालों ने किसी दिन कहा हो आपको, अम्मा अब्बा ने कहा हो बेटा इस महीने के पैसे रहने दो रोटी के, बगैर रोटी की गुजारा कर लेना, जब उन्होंने ऐसे माँ बाप नहीं होते, तुम गलत कह रहे हो, ठीक है। जैसे उन्होंने कभी नागा नहीं किया था तो पढ़ाई को भी करना चाहिए था ना। अच्छा फिर जब मैंने जब सारा कुछ पढ़ाया है तो फिर आपको भी सारा कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अभी जिसने चॉइस में छोड़ना है, नहीं पढ़ना है, वो फिर कमर बसता रहे, 6 महीने और इस पर्चे में लगा ले, ठीक है। अगली बार फिर इंशाल्लाह ये नो सर यस सर में बदल चुकी होगी। एमसीक्यू कोई और मुझे नजर नहीं आया, लेकिन इधर मैंने लिख दिए हैं एमसीक्यूज थोड़े सारे, ये थोड़े सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ताकि आपको एहसास तो हो कि ये एमसीक्यूज पढ़ने के बाद एक बार सिर्फ एक रीडिंग कर लें, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठहर जाओ। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, थॉरली रीड ऑल द होल चैप्टर 2-3 टाइम्स एंड नो नीड टू मेमोराइज, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। पास पेपर 3 और 5 कर लेना, क्वेश्चन बैंक 1 4 7 8 9 कर लेना, ये थोड़े से एमसीक्यूज कर लेना। ये अब मिल तो गया, तस्वीर खींच नहीं ली तुमने, फिर क्या तकलीफ है तुम्हें। ये जैसे ही क्लासेस पूरी होंगी इंशाल्लाह ये उसके 1 आध दिन में मिल जाएगा, अगर कुछ रह गया हुआ तो, ठीक है। उम्मीद तो साथ ही मिल जाएगी। कल की क्लास के एंड पे कोशिश करूंगा हार्ड फॉर्म में दे दूं। बातें मत करें बेटा, आज बनाना हो तो क्या दे दूं तुम्हें, आज ही दे दें, दे तो दिया। ये 2 टॉपिक्स ये पूरे कर लिए तुमने, आ जाओ भाई। रेशो हो गया, रेशो IAS 33। ये देखो इत्तेफाक से ना इन तीनों की ग्रेड भी सेम थी, ये इकट्ठे ही पढ़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खान साहब आपके साथ जो बैठा हुआ है, कोट वाले भाई आपके साथ, नाम बताओ। नासिर। सर नासिर बोलूं या सिर्फ नासिर? नासिर और मंसूर 2 हो गए जी अगली क्लास का 1.5 घंटा खड़े होकर पढ़ने वाले। और कौन खुश नसीब होगा? अभी आएंगे, जोला में नहीं है, दरवाजा बंद कर दें यार, शोर हो गया। और आमिर भाई ये ना, ये इसका माइक का ना सेल भी चेंज करवा लें क्लास के बाद। अच्छा जी, 1-2 बातें वैसे आसान वाली पहले लिख लेना, ताकि फिर ब्रेक करनी हो तो ब्रेक कर ही लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है, बोनस इश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रैप इश्यू, कैपिटलाइजेशन इश्यू और स्टॉक डिविडेंड। ये लिख लें,